हाँ, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आप सब लोगों का इस सेशन में बहुत बहुत अभिनंदन है दोस्तों। और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं और जितनी आप मेहनत कर रहे हो दोस्तों, अब आपके पास मेहनत करने का समय भी है। और आप रेगुलर और अच्छी मेहनत करोगे तो आपके परिणाम भी बहुत सुखद होंगे। तो आप जितनी मेहनत हो सके उतनी मेहनत करिए। और आप एक मेहनत हमारे साथ जुड़ करके बड़े सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हो ना, तो आपकी ये सफलता मिलने का परसेंटेज रेशो भी आपका ज़्यादा होगा दोस्तों। तो इसलिए आप रेगुलर इसी तरीके से आप काम करते रहिए और निश्चित तौर पर आने वाले आपका एग्ज़ाम होगा, उसमें आप बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने आएगा दोस्तों। और आज हमारा जो टॉपिक है वो एलसीएम और एचसीएफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है दोस्तों। आप सब लोगों को पता है एलसीएम और एचसीएफ इस प्रकार का टॉपिक है कि एक भी एग्जाम ऐसा नहीं होता है जहां एलसीएम और एचसीएफ का प्रश्न आपके पेपर में नहीं आता हो। अब आपको ध्यान रखना है कि एलसीएम और एचसीएफ एक इस प्रकार का टॉपिक है जहां डायरेक्ट प्रश्न ना पूछ करके कई बार एग्जामिनर क्या कर लेता है दोस्तों, इससे संबंधित बातें अन्य जगह भी पूछी जाती हैं। जैसे आपको ये पता है कि मैथ्स के अन्य टॉपिक आप पढ़ोगे, वहां भी एलसीएम और एचसीएफ की आवश्यकता पड़ती है आपको, इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। मैं आपको इतना बिल्कुल विश्वास दिला रहा हूँ, इस टॉपिक को यदि आपने ईमानदारी से पढ़ा, अंत तक यदि आप मेरे साथ जुड़ करके पढ़ोगे, तो मैं आपको एक बिल्कुल श्योरिटी दिला रहा हूँ कि आपका ज़िंदगी में आज के बाद एलसीएम और एचसीएफ का प्रश्न गलत नहीं होगा। आप एक एक प्रश्न का नोट्स बनाना है, एक एक प्रश्न बातें लिख लेना है। बहुत सी बातें ऐसी होगी जो डायरेक्ट मैं आपको बोलूँगा, आप प्लीज़ अपनी कॉपी में उसको दर्ज कर लेना। और कॉपी के ऊपर जो खाली जगह रखते हो उसमें नोट कर लेना वो बातें जो ऊपर आप कॉपी के ऊपर लिखोगे ना, मैं कह रहा हूँ वहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनने की संभावना रहती है। इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी, मैं बोलता जाऊँगा, अपनी कॉपी में बातें लिखते जाना है। ठीक बात है सर, शुरू कर देते हैं दोस्तों यहाँ से काम। अब दोस्तों बात करना है हमारा, सबसे पहले तो आपको पता है इन चीज़ों पर बात करेंगे अपन एक एक करके। दोस्तों आपके बाद दो चीज़ें आपने पढ़ा होगा कभी, वर्डिंग में यहाँ से बात करूँगा। एक तो आपने कभी पढ़ा होगा मल्टीपल। दोस्तों क्या है मल्टीपल? ठीक है, मल्टीपल क्या होता है? जिसको अपन बोलते हैं दोस्तों गुणज। ठीक है, एक दोस्तों आपको कभी पढ़ा होगा, दूसरा मैं आपको पढ़ाऊंगा, कभी आपने पढ़ा होगा फैक्टर। क्या पढ़ा है? फैक्टर। और फैक्टर का अर्थ होता है दोस्तों, आपने बहुत बार पढ़ा है, गुणनखंड। ठीक बात है ना? अब दोस्तों एक बात सोचिए यहां से, कि यहां से मैं बात लूं कि सर गुणज क्या होता है। जैसे दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, मैं दो चीजें लिखूंगा यहाँ। आपने लिखा, मेरे को सर 6 लिख दिया। बेटा आप ध्यान रखो, आप मुझे 6 का गुणज का अर्थ आप लोग समझते हो पहाड़ा टेबल पढ़ना होता है। जैसे 2 का गुणज क्या होगा? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है। ये आपकी क्या है? गुणज है, टेबल है। जैसे 6 का लिखूंगा दोस्तों तो क्या होगा? 6 है, 12 है, 18 है, 24 है। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना, हमेशा गुणजों की संख्या होती है वो अनिश्चित होती है, उनकी संख्या कभी भी निश्चित नहीं होती है। एग्जाम में प्रश्न कभी आपसे पूछा जाए भविष्य में कि सर बताइए 6 के गुणजों की संख्या क्या होगी, तो बेटा आपको याद रखना है, यहां से बिल्कुल भी आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखने वाली बातें हैं, ये याद रखना आप, वो संख्या होती है अनिश्चित। क्या होती है? अनिश्चित। ये प्रश्न कभी आपसे पूछा जाए, आजकल आपको पता है कि बेसिक बातें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, इसलिए आपके भविष्य के लिए बात बहुत अच्छी बात है कि आप ध्यान रखना, किसी भी संख्या के गुणज होते हैं उनकी संख्या होती है वो अनिश्चित होती है। जैसे एक बात बताओ, 6 की टेबल आप पढ़ते जाइए साहब, उसका कोई अंत नहीं होना है। जैसे आप 2 की टेबल पढ़ते जाइए साहब, अपन तो 10 तक यूज करते हैं, 11 बार होगा, 12, 13, 14, 15 ऐसे आगे बढ़ती जाएगी साहब। इसी प्रकार बच्चों बात करो आप यहाँ से और बढ़ाएं अपन। जैसे आपने कहा सर 6 के फैक्टर बताओ, फिर क्या क्या होंगे? अब फैक्टर का अर्थ लोग समझते हो कि बेटा क्या होता है? फैक्टर का अर्थ होता है कि उसमें किस किस संख्या का भाग जा रहा है। जैसे आपने बताइए 6 में 1 का भाग भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, और दोस्तों इसमें 6 का भी जाएगा। इसका अर्थ तो आपसे पूछा जाए सर 6 के गुणनखंडों की संख्या क्या है, तो दोस्तों कितनी आ गई? 4 आ गई। भाई आपको पता है 6 में 1 का भाग भी जा रहा है, 2 का भाग भी जा रहा है, 3 का भाग भी जा रहा है, और 6 का भाग भी जा रहा है।
इसका अर्थ हुआ 6 के गुणनखंडों की संख्या की, ये होते हैं गुणनखंड। अब दोस्तों आप सबको बात पता चल गई होगी। आपसे प्रश्न ये पूछा जाए सर 6 के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है क्या निश्चित, तो बच्चों आपको पता चल गया संख्या बल है वो क्या है 4 ही है, तो साहब क्या है निश्चित। क्या है निश्चित। ये क्लियरिटी के साथ आपको याद रखना है और अच्छे से सोचना भी। आप सब बच्चों को यहां से एक बात क्लियर हो गई होगी कि मल्टीपल क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है। जैसे सभी बच्चे बताओ, जैसे आपकी बात करूं 8 का, सभी बताओ 8 के गुणज तो क्या होंगे, 8 है, 16 है, 24 है, 32 है, 40 है, 48 है, ये सारे क्या है इसके गुणनखंड है। आपको पता चल गया, आपसे पूछा जाए ये आपके क्या है गुणज है, और गुणनखंड पूछे 8 का, तो बताओ किस किस का भाग जाएगा, 1 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा और 8 का भी जाएगा। ये इसके क्या है गुणनखंड है। ये बात ध्यान रखना। और आज के बाद बच्चों याद रखना है किसी भी संख्या का आपको कभी क्या निकालना हो कि आपसे पूछा जाए सर बताइए गुणजों की संख्या कितनी होगी, तो आपका जवाब हमेशा क्या होगा, निश्चित संख्या होती है सर। और बेटा गुणनखंड यदि आपसे कभी पूछा जा रहा है तो वो संख्या हमेशा क्या होती है, निश्चित होती है। इन बातों को क्लियरिटी के साथ सुनना है। अब बात करेंगे सर, हम एक एक टॉपिक पर बात करेंगे दोस्तों। यहां से बढ़ाऊंगा मैं आगे की तरफ। अब चलते हैं काम यहां से, पहले मैं एक एक पर बात करके आगे बढ़ाऊंगा। अब दोस्तों कैसे बात, ये बात आप क्लियर याद कर लेना, इतनी बातें। अब नेक्स्ट हमारा पहला बात कर रहा हूं दोस्तों, क्या होता है एलसीएम। अब मेरे प्यारे बच्चों सबको पता होना चाहिए कि एलसीएम क्या होता है, ठीक है। अब दोस्तों एलसीएम की बात करेंगे ना, तो थोड़ा सा एक बात आप इंपॉर्टेंट की तरफ याद रखना। पहले तो हम देखते हैं कि भैया इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बोलते किसको एलसीएम। एलसीएम का अर्थ होता है दोस्तों लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वो आपका क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। कोई भी संख्या देख लीजिए आप, जैसे आपने कहा सर, मैं इस बात को यहां से ऐड कर देता हूं, ये चीजें मैंने लिखी है, ये तो आपको पता चल गया एलसीएम की लैंग्वेज है। फुल फॉर्म मैंने आपके सामने लिखा है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वो क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। जैसे आपने कहा सर मल्टीपल का अर्थ आप सब लोग समझ गए होंगे, ये मल्टीपल यहां आया है, देखो ये मल्टीपल है। और आप बात करिए मल्टीपल किस में आ रहा है, एलसीएम में आ रहा है। इसका अर्थ तो यहां किसकी आवश्यकता पड़ेगी, गुणज की आवश्यकता पड़ेगी। और एचसीएफ पढ़ोगे वहां फैक्टर आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका अर्थ तो वहां फैक्टर की बात होगी, यहां किसकी बात होगी, गुणज की बात होगी। जैसे आपको पूछा गया पेपर में कि सर 6 का और हमें 8 का क्या बताओ, एलसीएम बताओ सर। तो दोस्तों देखिए अब क्या क्या आएगा। आप सब ने कहा सर 6 के गुणज तो क्या आएंगे दोस्तों, आपने कहा सर 6 है, 12 है सर, आपने कहा सर 18 है सर, आपने कहा सर 24 है, आपने कहा सर 30 है, आपने कहा सर 36 है। इस टाइप से मैं आगे बढ़ा रहा हूं। इसी प्रकार दोस्तों आपने कहा सर 8 के, तो 8 है, 16 है, 24 है, आपने कहा सर 32 है, आपने कहा दोस्तों 40 है। ये आप पढ़ रहे हो इनके गुणज। अब सभी बच्चों को पता है क्या कह रहा है, ये कह रहा है सर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे कॉमन मल्टीपल है वो क्या है, सबसे छोटा गुणज क्या है। आप बताओ इसमें से को देखा जाए क्या, 24, देखो यहां 24 है, ये देखिए आप दिख रहा है सर बच्चों, ये रहा 24 और यहां भी क्या है 24। अब आपको पता चल गया सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल दोनों में क्या है, 24 है। इसलिए आप क्या लिखते हो, 6 और 8 का एलसीएम क्या हो गया दोस्तों, सबने कहा सर 24। सही बात है। इस तरीके से आपको निकालना होता है एलसीएम। क्लियर हो गया होगा। कोई भी पाढ़ा पढ़ लीजिए साहब, सबसे पहले जो पाढ़ा पढ़ रहे हो उसमें कॉमन मल्टीपल आपका आ जाएगा, वही आपका क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। कोई भी संख्या उठा लीजिए, आप देखिए 24 से छोटा कोई ऐसा कॉमन मल्टीपल नहीं है जिसमें 6 और 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए। हाँ, इससे बड़ी बहुत सारी संख्या मिल जाएगी, जैसे 72 है, 72 में 6 का भाग भी जाएगा और 8 का भाग भी जाएगा। उससे बड़ी 48 भी मिल जाएगा, 48 में 6 का भी जा रहा है और 8 का भी जा रहा है। पर यहां बात की जा रही है सबसे छोटे
कॉमन मल्टीपल, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 24 होगी, जो 6 और 8 दोनों से कटेगी। बाकी इससे 24 से छोटी कोई संख्या ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें 6 और 8 का एक साथ पूरा पूरा भाग चला जाए। इससे बड़ी हो सकती है, मैंने बात की जा रही है। अब इस बात से पढ़िए ना, क्या कह रहा है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वो क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है। दोस्तों मैं इसकी लैंग्वेज भी लिख देता हूं, यदि कोई बच्चा चाहता है सर परिभाषा शब्दों में लिखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल लिख सकते हो। दोस्तों मैं यहां लैंग्वेज लिख देता हूं, परिभाषा। तो दोस्तों लिख सकते हो, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। आपका क्या कहलाता है? लघुत्तम समावर्तीय कहलाता है। यह बात विशेषता ध्यान में रखना है आपको। क्लियर हो गया होगा? अब दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना है, मैंने एक बात यहां बाकायदा लिखी है, ये बात आप पढ़ना यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये कहा है छोटी से छोटी, मतलब क्या है? वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या हो? पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। अब आप बताइए 24 से ऐसी कोई छोटी संख्या नहीं है जो 6 और 8 से पूर्णतः कट जाए। ये दोस्तों आप विशेषता ध्यान में रखना। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लियरिटी के साथ आप लिखना चाहो लिख लीजिए। परिभाषा आपके सामने आ गई है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो। वो आपका क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है। ये बात विशेषता ध्यान में रखना है। और जहां बात छोटी से छोटी संख्या की आ जाएगी दोस्तों, आपको क्या निकालना होगा? वह ज्यादातर आपको एलसीएम निकालने के बारे में सोचना है। यदि वहां नंबर्स की बात ना आ जाए, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो वहां भी आपको एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। ये बात भी ध्यान रखना है। बड़ी से बड़ी आ जाए, किसी भी प्रकार की आ जाए, तो सोचना नहीं आपको ज्यादा वहां भी। दोस्तों अब बात आ गई है, ये तो बात के लिए किस पर बात हो गई है? एलसीएम पर बात हो गई है दोस्तों। अब हमें इससे बात आगे बढ़ाना है सर। अब आप एलसीएम निकालने के लिए आप किस किस विधियों का प्रयोग करेंगे सर एलसीएम आसानी से निकल जाए? दोस्तों इसके लिए अपन मोस्टली विधियां यूज करते आए हैं। फर्स्ट हमारा होगा फैक्टर मेथड्स। दोस्तों आप याद रखना फैक्टर कैसे होता है। जैसे आपने कहा सर मुझे आपने कहा 18 का फैक्टर बनाना है, तो बच्चों आप ऐसे फैक्टर बनाते आए हो ना। 2 का भाग दी, पहले 3 का भाग, 2 का भाग दिया 9 आया, फिर 3 का भाग दिया 3 आया, फिर 3 का भाग दिया 1 आया। इसको बोलते हो आप फैक्टर। फैक्टर क्या बन गया यहां से देखा जाए तो ये बन रहा है 2 गुणा और 3 की पावर 2। इसको आप बोल रहे हो फैक्टर। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों 18 के गुणनखंड है वो 3 ही है। देखो 2 और 1 कितना आ रहा है? 3 आ रहा है दोस्तों। इस तरह से फैक्टर बनाना है आपको। आपसे पूछा जा सकता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, तो दोस्तों अभाज्य गुणनखंड आए वो टोटल कितने आ गए आपके पास? 2 और 1 3 आ गए। और ये क्लियरिटी के साथ याद रखना है, जो गुणनखंड आपको बनाना होता है वो आपको हमेशा हमेशा किस प्रकार की संख्या सिलेक्ट करनी है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। और मेरे प्राइम नंबर्स के बारे में सब बच्चों को पता है कि प्राइम नंबर वो होता है जैसे 2 है, 3 है, जिस प्राइम की परिभाषा आप बहुत बार पढ़ा होगा, वे संख्याएं जो स्वयं को छोड़ करके अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, वो आपको पता है क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे सब बच्चों को पता है, मैं यहां लिख देता हूं। आपने कहा सर, मैं इस नंबर्स लिख देता हूं यहां। आपने कहा सर 2 है, आपने कहा सर 3 है, यस। आपने कहा सर 5 है, यस। आपने कहा सर 7 है, यस। आपने कहा सर 11 है। ये आपके नंबर है, वो अभाज्य संख्या है। आप सोच रहे हो सर 2, बेटा आपको ये 2 कबूतर वाला काम मत कर देना। जब बिल्ली कबूतर के पास आती है तो कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है कि खतरा टल जाएगा। यही एक विद्यार्थी के साथ होता है कि जब उसके सामने सम संख्या दिखती है तो वो अपने आप में एक भावना पहले से बनाए रखता है कि वो हमेशा एक भाज्य होती है, कि उसमें किसी संख्या का भाग जाएगा तभी तो बात करते हैं। अरे दोस्तों वो ये कहते हैं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो वो सम संख्या है।
आपको यहां बोला जा रहा है वे संख्याएं जो स्वयं को छोड़ करके अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो। अरे दो को बताओ ना कोई ऐसी संख्या है जो दो को पूर्णतः काट दे। आप सब लोग सोच लीजिए, कितना भी सोच लीजिए। अब आप सोचा भी होगा कि सर एक रहा ना, पर दोस्तों याद रखना जीरो और एक इस प्रकार की संख्या है जो ना भाज्य और ना है भाज्य है। और यदि आपने ज्यादा दिमाग लगाया तो आपका ये भाज्य और अभाज्य का सारा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। फिर तो एक ऐसी कोई संख्या ही नहीं मिलेगी जिसमें एक का भाग ना जाए। इसका तो फिर भाज्य और अभाज्य बनाने की आवश्यकता क्या है, जैसे पहले थे वैसे ही ठीक थे सब लोग। इसलिए आज के बाद याद रखना है दो सम होते हुए भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो आप याद रखना फैक्टर बनाओ वो हमेशा अभाज्य संख्या का होना चाहिए। पहले 2 चेक करना है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है। इस तरीके से फैक्टर बनाना है। ऐसे नहीं है कि 4 का बना लिया सीधा डायरेक्ट ही 6 का भाग दे लिया। अरे नहीं भैया, ऐसे काम नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना है आपको। क्लियर है। इसके बाद है डिवीजन मेथड्स। डिवीजन मेथड का अर्थ दोस्तों क्या होता है कि 2-3 संख्या आपको दे दिया, जैसे आपको कहा, मैं यहां से ले रहा हूं दोस्तों, आपने कहा सर 18, आपने कहा सर 24, और बेटा आपने कहा मेरे को कि सर 32। इनके अभाज्य गुणनखंड आपको क्या करना है, डिवीजन विधि से आपको निकालना है। अरे यह तो प्यारी विधि है, आपने बहुत बार पढ़ा है सर। अब बताओ डिवीजन मेथड भाग भी दिया जाएगी। पहले बताओ किसका भाग दूं, वही अभाज्य गुणनखंड से शुरू करना है, अभाज्य संख्या से शुरू करना है। 2 का दूंगा, 9, 12, 16। फिर बच्चों फिर 2 का दूंगा। सबने कहा सर ये तो 9 का 9 रह जाएगा। बच्चों 6 आएगा। आपने कहा सर 8 आएगा। फिर 2 का दूंगा, 9 आएगा, 3 आएगा, और यहां 4 आएगा। बच्चों फिर 2 का जाएगा। सबने कहा सर 9, फिर कहा 3, फिर 2, अरे बोलो फिर 2 का जाएगा। तो बताओ 1, 3, 9। अब सारे बच्चों को पता चल गया फिर 3 का भाग जाएगा, तो यहां बचेगा 3, यहां बचेगा 1, और यहां भी 1, और बच्चों लास्ट में भी किसका भाग जाएगा, 3 का जाएगा पूरा पूरा। अब बताइए आगे आपके पास, तो 3, 3, 2, 2, 2, ये इस प्रकार आता है। ये क्या है, आपकी भाग विधि है। और आप ऐसे पढ़ते आए हो ना, 3 का 3 से गुणा किया 9, 18, 36, 72, 144, 288। ये आपका क्या है, इसका एलसीएम हो गया सर। तो ये आपका विधि है, वो कौन सी है, भाग विधि है। और ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मत सोचिए कि इस तरीके से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब आप कभी अभी परीक्षा यदि आप देकर के आए हो, राजस्थान में पशु परिचर की कोई बच्चा देकर के आया है, तो वहां भी इस प्रकार का पूर्णतः विभाजित पूर्ण वर्ग संख्या पूछी गई थी। यदि वो बच्चा मेथड्स नहीं लगाया तो वो गड़बड़ करके आया परीक्षा में 100%। तो इसलिए सब चीजें अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, तो हमें सब चीजें आनी चाहिए। और एक बात और, आजकल के एग्जाम को देख करके आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा शॉर्टकट की तरफ बढ़ने का फायदा नहीं है। छोटी छोटी बातें, बेसिक बातें बहुत पूछी जा रही है। जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगा, आप पेपर में अपर लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे। आप शॉर्ट मेथड लगा करके 50 से 60% पेपर हल कर सकते हो। 50 से 60% पेपर हल करने का मतलब होता है आपकी नौकरी ना लगना। ये बात भी ध्यान रखना है। तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट मेथड्स मैंने दोस्तों ये लिख रखा है, मैजिकल मेथड्स। क्लियर है। अब मैं मैजिकल मेथड्स के बारे में बात करूंगा तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना है, जैसे कभी भी आप ध्यान रखना है, मैजिकल मेथड्स की बात करूंगा तो ये होता है कोई दो संख्याओं का, जैसे मैं टेबल पढ़ करके एलसीएम आपको निकाल करके दिखा दूंगा, तो वो होता है मैजिकल मेथड्स। जैसे आपने कोई पढ़ा पढ़ लिया, मैजिकल मेथड्स कुछ नहीं है, केवल एक सिद्धांत है, केवल एक रूल है। आपने वो बेसिक रूल आपने अप्लाई कर लिया है तो वो आपका मैजिकल मेथड बन जाएगा अपना आप ही, और आपका जवाब बहुत जल्दी आ जाएगा। तो ठीक है, ये चीजें अब मैं एक एक प्रश्न का हल करके भी दिखाऊंगा कि मैं कैसे कैसे युद्ध करूंगा। इन चीजों का यूज करके भी आगे बढ़ाना होगा दोस्तों। देखिए सर, पहला आगे क्या लिखा है मैंने, फैक्टर मेथड्स। अब दोस्तों इस फैक्टर मेथड से मैं आपको क्या निकाल करके दिखाऊंगा दोस्तों, गुणनखंड विधि से आपको एलसीएम निकाल करके दिखाऊंगा। सभी बच्चों ने कहा सर वो संख्या बोली आपने, सर 18 है, आपने कहा सर 30 है, और बच्चों आपने कहा सर 54 है। ये संख्या है सर आपकी, और आप इसका मुझे फैक्टर गुणनखंड विधि से आप मुझे क्या निकाल करके दिखाओ, एलसीएम निकाल करके दिखाओ। तो दोस्तों सबसे पहले इनके अलग अलग आपको फैक्टर बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं यहां से फैक्टर उठाऊंगा किसको, 18 का। सभी बच्चे बताओ 18 का क्या बनने वाला है। 18 का बहुत आसानी से निकाल सकते हो, कैसे, 2 का भाग दोगे,
सब ने कहा सर 9 आएगा। बच्चों फिर 2 का भाग दोगे, 2 का नहीं जाएगा, फिर 3 का जाएगा, 3 का भाग दिया, फिर 3 आया, 1 आया। अब आप सबको पता चल गया होगा, तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2, ये बात आप विशेषता ध्यान रखना। इसी प्रकार दोस्तों बात करें अगले की, मैं अगले का फैक्टर बना रहा हूं, आपके सामने अगला है। आपने कहा सर 30 के बनाओ, फिर तो 30 का बना दूंगा। तो 30 में हम किसका भाग दिया, 2 का, तो आपने कहा 15, फिर आपने 3 का दिया 5, और फिर 5 का दिया तो क्या आया, 1। दोस्तों क्या बना, आपने सबने कहा सर इसका बना है वो 2 गुणा 3 गुणा 5, क्योंकि आपको पता है एक पावर लगाने का कोई चित्त नहीं बनता, आप लगाओ और चिन्ह लगाओ, कोई महत्व नहीं है। तीसरा, इसके बाद दोस्तों अगला लिया है मैंने, यहां से चेक करूंगा मैं इसको कि यहां से आए तो मैं किस प्रकार करूं। देखिए अब दोस्तों, अब संख्या क्या है मेरे पास, 54 है, ठीक है ना। मैं इसको भी निकाल के दिखाऊं फैक्टर से। 2 कितना आ रहा है बच्चों, 27, कितना आ रहा है बच्चों 3, 9 बच्चों 3, कितना आ रहा है 3, और कितना आ रहा है 1। सभी बच्चे बताओ क्या बना, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3। यस, ये बन गया दोस्तों। अब बच्चों आपसे पूछा जाए सर इनका एलसीएम बताओ, मैं एलसीएम निकालूं, ठीक है। अब दोस्तों इस विधि से आप एलसीएम निकालते हो तो आप कैसे निकालते आए हो, वो बात पढ़िए सर। क्या आपको सबसे पहले देखना होता है कॉमन और सबसे बड़ी पावर। सब में बताओ 2 कॉमन है क्या, या सब जगह कॉमन है। देखो 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, और 2 यहां भी है। अब बताओ 2 की सारों ज्यादा पावर क्या है, तीनों में ही साहब 1-1 ही है। कोई बात नहीं बच्चों, आपने कहा सर 2 की पावर 1 निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों देखिए आगे 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, और 3 यहां भी है। अब बताओ 3 की पावर 2 यहां है, 3 की पावर 1 यहां है, 3 की पावर 3 वहां है, तो बताओ अधिकतम पावर कितनी है, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 लिख दिया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब मुझे बात बताओ, कॉमन नहीं बचा है, पर आपको जो भी बचे हैं उनमें भी अधिकतम पावर वाला आपको उठाना है। 5 बचा है, 5 एक में ही है सर, 5 ही उठा लीजिए। इसका तो दोस्तों ये एलसीएम आ जाएगा। बताओ 2 की पावर 1 2 आ रहा है, 3 की पावर 3 बताओ कितना हो गया, 27, और कितना आ रहा है 5। अब बताइए कितना हो जाएगा, 37 27 5 135, और डब किया 270। इस कर दो दोस्तों, वो आपकी संख्या क्या होगी, 270 होगी। 270 में आप देखिए किसका भाग जा रहा है, 18 का, 30 का और 54 का। ये मैंने फैक्टर बनाया है दोस्तों। और एक बात और याद रखना है, आपके सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है, आपके पेपर में आता है, बहुत बार पूछा जाता है, अभाज्य गुणनखंड। अरे वो यही तो है ना अभाज्य गुणनखंड, तो इसलिए इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपको ध्यान रखना है, ये क्लियरिटी के साथ सुनना है। जैसे आपसे पूछा जाए 18 के अभाज्य गुण संख्या बताओ, तो कितने हो गए, हम 18 की बात करें 2 और 1 3। आपसे पूछे 30 के अभाज्य गुण संख्या बताओ तो 3 हुए, और आपसे पूछा 54 के पूछे तो 3 और 1 कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। इसलिए इस विधि भी इंपॉर्टेंट है, अपनी जगह काम आएगी ये भी, तो याद रखना है आपको। कभी आप सोचो इस तरीके से एलसीएम निकालने की आवश्यकता नहीं है, पर आपको ध्यान रखना है, आपको अभाज्य गुणनखंड कभी पूछा जाए, जैसे आपको कहते हैं 240 के अभाज्य गुणनखंड बताओ कितने होंगे, 540 के अभाज्य गुणनखंड बताओ कितने होंगे। मैं तो आपको विशेषता अलग से क्लास लेकर के भी पढ़ाऊंगा एक, पर आपको ध्यान रखना है निकलेगा वो इसी विधि से, तो इस तरीके से याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्या है दोस्तों, अगला क्या है, भाग मेथड्स। अब आपको बताया संख्या क्या क्या थी, हमारी संख्या 18 थी, हमारी 30 थी, और हमारी कितनी थी, 54 थी। सही बात है, इन संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों देखो कैसे निकालोगे, बहुत प्यार से इस बात को समझिए आप, देखिए कैसे होगा। क्लियर है, जैसे 18 है, 30 है, और क्या है 54। क्लियर कर दोगे, जैसे आपने कहा सर 2 का 2 तो 9 15 और 27। आपने बच्चों कहा सर यहां आप भाग दो अब 3 का, यस सही बात है, यहां आएगा सर
पता है सबको 3, यहाँ कितना आएगा 5, सब ने कहा सर यहाँ आएगा 9। फिर मैंने कहा 3 का भाग दो, बिल्कुल सही आपका बात, 1 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा। बच्चों फिर आपको पता है 3 का जाएगा, 1 आएगा, 5 आएगा और 1 आएगा। दोस्तों किसका भाग देना पड़ेगा? 5 का, तो आपके पास आ रहा है 1 1। क्लियर, सही बात है। अब आप एलसीएम निकालिए, मल्टीपल करिए, साहब क्या आएगा? तो यहाँ से मल्टीपल आपको करना है, नीचे से पढ़ना आप हमेशा ध्यान रखना है, इस तरीके से मल्टीपल करना है और आपके लिए आसान रहे। बोलो 5 तिया 15, 15 तिया 45, आपको देखो 5 तिया 15 हो रहा है, 15 तिया 45, 45 तिया आपको पता है 135, और 135 का डबल करूं कितना होगा? 270 होगा। इसका तो बताओ 270 ही आपका फिर आ रहा है। क्लियर है? आपके पास आंसर आ रहा है, कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब कहो सर यस, ये तो हमारा घर का ही काम तो है, हमने घर पे ही पढ़ा है। अब आप सोच रहे हो सर हम इस विधि से क्यों करें? ये विधि भी आपको याद रखना है, ये विधि वहां काम आएगी जहां आपसे पूछा जाए पूर्ण वर्ग। जब आपके पूर्ण वर्ग के बारे में पूछी जाएगी साहब, तो याद रखना है फिर आपको यह विधि लगानी ही पड़ेगी। कैसे? अब आपसे पूछा जाए वो संख्या कौन सी होगी जो 18, 30 और 54 से पूर्णतः विभाजित भी हो, साथ के साथ पूर्ण वर्ग भी हो। और आप बताइए पूर्ण वर्ग की बात आती तो फिर हम ऐसे करते। आप बताओ 2 है, इस सब को लिख लो अपनी तरफ से एक बार, यही होता है, ये है साहब। और वर्ग का अर्थ आप सब लोग समझते हो, जिसमें कोई संख्या को जैसे 2 का 2 से गुणा करें तो स्क्वायर बनेगा, 3 का 3 से गुणा करोगे तो स्क्वायर बनेगा, और 5 का 5 से गुणा करोगे तो भी क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। अब 2 यहां सिंगल 1 है, अकेला है 2 सर, अकेला है तो एक 2 अपनी तरफ से लगाओ, इसका अर्थ तो वर्ग बन गया। आपने कहा सर यस। इसी प्रकार देखो 3 तो अपने आप में जोड़े हैं तो लिख दो 3। अब यहां बताओ 3 अकेला बच गया तो एक 3 अपनी तरफ से और देना पड़ेगा, 5 भी अकेला है, एक 5 अपनी तरफ से और लगाना पड़ेगा। इस तरीके से आपको विशेषता ध्यान में, यह है दोस्तों पूर्ण वर्ग निकालने का तरीका। इससे पूछा जा, अब सबका मल्टीपल कर दोगे ना आपके पास, तो आपके पास क्या आ जाएगा? संख्या आपके पास। आप करोगे तो कैसे करोगे? देखो 4, अब आपको बताया 3 की पावर 4 कितना होता है? 81, और ये क्या है? 25। बताओ 25 चौका 100, और 100 का गुणा क्या करूंगा? 81 से, इसका तो वो संख्या क्या हो गई? 81 आ गई। अब बताइए आपके सामने समस्या हल हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल हल हो गई। जब आपसे पूछा जाए, हो सकता है आप ये विधि लगाओ, मैं आपको नहीं कह रहा हूं विधि मत लगाइए, क्योंकि हो सकता है कई बच्चे ये ही पढ़ा हो और इसी तरीके से काम करना चाहता हो, तो मैं आपके साथ हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर मैं उन बच्चों को भी सुझाव दूंगा जो बच्चे ये विधि नहीं लगाना चाहते, तो बच्चों आपको भी ये लगाना चाहिए, करना चाहिए यूज इसको भी कुछ, ताकि ये आपकी मेमोरी में रहे। और आपसे इससे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि बताइए वह छोटी से छोटी संख्या जो 18, 30 और 54 से पूर्णतः विभाजित भी हो और साथ के साथ दोस्तों वो पूर्ण वर्ग भी हो। तो आप ध्यान रखना, पूर्ण वर्ग है तो फिर ये विधि आपको लगाना ही पड़ेगा और इस विधि से प्रश्न हल हो पाएगा। तो ये याद रखना है आपको। ठीक है सर, नेक्स्ट देखिए। अब दोस्तों आपसे पूछा जाए सर 18, 30 और 54 का एलसीएम क्या होगा, तो मैं आपको बड़ा एक शॉर्ट सा और शानदार तरीका आपको बताऊंगा यहां से कैसे आप करोगे। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना है, कैसे? यहां से क्लियरिटी के साथ सुनना है और क्लियरिटी के साथ आपको काम करना है। कैसे करोगे सभी बच्चे? अब आप है ना टेबल पढ़िए, यहां से 18 का भी पढ़िए, पर मैं आपको सुझाव दूंगा आप बड़ी का टेबल पढ़िए। जैसे 54, सबको पता है 54, 108, 162, मैं इसमें 54 और जोड़ दूंगा, गुणा कर लूंगा इसका 4 से, 16, एक आ रहा है, 20 और 1 21, 216 और 270। आप देखो कैसे किया मैंने, आप बड़ी संख्या है कोई बात नहीं, मैंने टेबल पढ़ी है। आप बताओ 54 है, 108 है, 162 और 216 है, सबको पता था। आपको यह पता है वो संख्या 18 और 30 से कटनी चाहिए। जहां अब बताओ 30 का काटने का पता है, 30 से वही संख्या कटेगी जिसके लास्ट में 0 हो। क्या है? 54 के लास्ट में 0 है, 9। 108 के क्या है? 9। 162 के भी नहीं है और 216 के भी नहीं है। और वो मुझे पता था, मुझे कोई पाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है 5 4 को किससे गुणा करूं कि लास्ट में 0 वाली संख्या आ जाए। सब बच्चे कहोगे सर 5 से गुणा करो तभी तो 0 होगा। इसका तो मैं डायरेक्ट इसको 5 से मल्टीपल कर लेता, 5 से करता 5 का 20 हो जाता,
और 25 और 2 27 हो जाता। इसका तो बताओ मेरी संख्या कितनी आ गई? सब ने कहा सर वो तो फिर 27 आ गई है। सही बात कह रहे हो आप। अब आपको जो बच गई ना उस संख्याओं का भाग दे करके देखो। अब 30 का भी जा रहा है क्या 18 का जाएगा? सर बिल्कुल जाएगा 18 का, क्योंकि 18 और 27 9 से कट रहे हैं। इसका तो ये कटेगा। इसका तो दोस्तों हमारा उत्तर कितना आ गया? 270 आ गया है। इस तरीके से आप टेबल पढ़ करके भी कर सकते हो। जैसे आपने कहा सर और ले लो, आपने कहा सर 6 का, 8 का, और आपने कहा सर यहां ले लो आप 12 का। तो दोस्तों बड़ी संख्या क्या है? 12 है। अब मैं 12 की टेबल पढ़ूंगा दोस्तों, मैं यहां से 12 की पढ़ूं। सभी बच्चे बताओ 12 24। अरे एक बात बताओ बच्चों, 12 की टेबल में 6 का तो भाग जाए ही जाएगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब आपने यहां सोच लिया होगा 24 में देखो किस किस का भाग जा रहा है। 24 में भाग 6 का भी जा रहा है और किसका जा रहा है? 8 का भी जा रहा है। तो बताइए आपका एलसीएम है वो कितना आ गया है? 24 आ गया है। उत्तर आपके पास आ रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यही चीजें हैं, एक एक करके मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। 3 मेथड्स हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फैक्टर मेथड्स, सेकंड आपका होगा भाग विधि, और थर्ड आपके पास होगी जो आपका है टेबल पढ़ करके कोई चीज को हल करना। इस तरीके का अपना मेथड्स है। इस तरीके से भी आप कमांड बना सकते हो इस प्रश्नों पे, और ये मैं आपको सुझाव दूंगा। अब मुझे पक्का पता है कि बच्चे अब एलसीएम निकालने के बारे में कोई गलती नहीं करेंगे। ये विशेष से आप ध्यान रखोगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे अगला। अब दोस्तों बात करेंगे सर यहां से किस पर? एचसीएफ पे। तो मैं सब बच्चों को सुझाव दूंगा कि एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? सब बच्चे बताओ। अरे आप सब, मुझे पता है आप सारे कहोगे सर ये तो वो होता है हाईएस्ट, क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। नहीं, मल्टीपल नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रखना है। क्या होगा? फैक्टर। क्योंकि आप सब समझते हो ये फैक्टर के बारे में बात हो रही है। सही है, ये बात हमने पढ़ी है। सही है। क्या होना चाहिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वो आपका क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। जैसे दोस्तों आपने कहा 6 और 8, बताओ 6 और 8 का सभी बच्चे बताओ फैक्टर क्या क्या होंगे? आप बहुत प्यार से पढ़ा है, क्योंकि ये बात यहां लिखी हुई है। फैक्टर चाहिए साहब। फैक्टर का अर्थ होता है गुणनखंड। बताइए 1 2, बताइए 3 का और 6। सही बात है। बताओ किसका? 1 का, बताइए 2 का, 4 का, और किसका है? 8 का। आप बताइए कॉमन फैक्टर क्या है? सब ने कहा सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको देखना है, सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका तो दोस्तों इसमें तो 2 ही तो है। इसका अर्थ हुआ 6 और 8 का एचसीएफ आ गया है वो 2 आ गया है। क्लियर है? आपने कहा सर यस, कोई दिक्कत नहीं, हमारे सामने तो बड़ा अच्छे से हम समझ पा रहे हैं, स्मूथली क्लियर आ गया है। अब आप बताओ, ये चीजें आपको पढ़ना है दोस्तों। पता चल गया आपको। ऐसा देखना है, याद रखना, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या कर दे? पूर्णतः विभाजित कर दे, वो आपका क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। दोस्तों मैं यहां लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं। मैं लैंग्वेज, पहले लैंग्वेज लिखता हूं, परिभाषा लिखता हूं। परिभाषा की बात करें तो दोस्तों कैसे आएगी? ठीक है, आप चाहो लिखो पहले। मैं लिख देता हूं यहां, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। आपका क्या कहलाता है दोस्तों? एचसीएफ कहलाता है। अब देखो इस बात में ध्यान रखना है, उसमें और इसमें फर्क है क्या। यहां मैंने लिखा है बड़ी से बड़ी संख्या, और एक बात और याद रखना है, वहां मैंने कहा दी गई संख्या
से पूर्णतः विभाजित, यहां कह रहा है दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर रही है। अब बताओ यहां 6 और 8 को पूर्णतः विभाजित करने वाली वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? तो साहब वो 2 होगा। 2 से बड़ा कोई अंक नहीं मिलेगा जो 6 और 8 को एक साथ काट दे। हाँ, उससे छोटा अंक मिल जाएगा 1। 1 का भाग 6 में भी जा रहा है और 8 में भी जा रहा है। तो दोस्तों और याद रखना है कम से कम एचसीएफ है वो 1 हो सकता है। ठीक है ना? क्लियर है? कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बात आ गई क्लियर। आगे बढ़ाइए सर, मैं इस बात को ले रहा हूं। अब मुझे उम्मीद है कि एचसीएफ के बारे में आपको जानकारी आगे होगी। एचसीएफ का अर्थ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वो आपका क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। और फैक्टर आप सब लोग जानते हो, 6 का क्या होगा, 8 का क्या होगा। इसके बाद दोस्तों एलसीएम का, एचसीएफ की परिभाषा हमने पढ़ा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो, दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। जैसे 6 और 8 है तो 2 पूर्णतः विभाजित कर रहा है, इसका तो एचसीएफ क्या आ रहा है? 2 आ रहा है दोस्तों इनका। ठीक है, आप कोई और संख्या ले लो भैया, कोई जरूरी नहीं है, आप ये लो। आपने कहा सर संख्या उठाओ ना, आपने कहा सर, आपने कह दिया 10 और आपने कहा सर 15। आप मुझे बताओ 10 और 15 को है तो काटेगा क्या? सब ने कहा 10 का, वैसे देखा जाए सब बच्चों को पता है 5 10 को भी काट रहा है और 15 को भी काट रहा है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। करो तो ऐसे करोगे, 1 का भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा और 10 का भी जाएगा। 15 में बताओ, आपको पता है यहाँ 1 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा और आपको पता है यहाँ से 15 का भी जाएगा। तो सबसे कॉमन क्या है? 5 है। इसका अर्थ एचसीएफ कितना आ गया है? 5 आ गया। क्लियर है? इस तरीके से आपको चेक करना है और इस तरीके से प्रश्नों के जवाब आपको एक एक करके देना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बेटर, बहुत अच्छे से इस बात को समझ पा रहे हो, आप अच्छे से कर पा रहे हो। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूं, जितना समय आप बेसिक में लगाओगे उतना ही ये टॉपिक आपका प्यारा होगा, उतना ही टॉपिक में आप अच्छा काम कर पाओगे। ये बात विशेषतः ध्यान में रखोगे। ठीक है साहब, नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला। अब दोस्तों एक बात करते हैं, ये भी आपको 3 मेथड से हल करने होंगे। पहला फैक्टर मेथड, दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले बताया था फैक्टर मेथड होता क्या है, गुणनखंड विधि होती क्या है। दूसरा मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिवीजन भाग विधि भी बताई थी दोस्तों। अब की बार उसमें और इसमें एक थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, अंतर विधि। इसका अर्थ आप हमेशा ध्यान रखना, उन 2 संख्याओं का आप सिलेक्ट करोगे जिनमें सबसे कम अंतर हो, और अंतर यदि उन अन्य संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर रहा है तो आपका वो क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो ये बातें भी एक एक करके हम करेंगे। चलो जी आगे बढ़ाओ। लिखिए साहब पहला फैक्टर मेथड्स। आप सब बच्चों ने कहा सर वही संख्या उठाओ। आपने कहा 18, आपने कहा सर 30 और आपने कहा सर 54। सही बात है ना? अब मैं पहले फैक्टर करूंगा, तो मैं फैक्टर करूंगा तो आप सब लोग समझते हो फैक्टर वही होगा। पहले किसका ले रहे हैं? 18 का। तो बताओ 2 9 3 3 3 1। सब बच्चों ने कहा सर इसका फैक्टर तो बना है 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2। सेकंड आपने कहा सर, आपने कहा 30 और बच्चों 2 का दोगे, मैं आपसे उम्मीद 15। आपने कहा 3 5 5 1। तो दोस्तों ये आपका क्या बनने वाला है? आप सबने कहा सर ये बनने वाला है आपका 2 की पावर 1 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। क्लियर है? सही है। आपने तीसरा लिखा सर, आपने बच्चों अभी करवाया है मैंने, आप कर सकते हो आप जल्दी जल्दी काम। तीसरे की बात करें अपन तो तीसरा मैंने अभी लिया है थोड़ी देर पहले ही। ये लिखा है क्या है? 54। क्या आएगा? 27 9 3 आ गया 1। क्या बन गया बच्चों? ये बन गया है 2 की पावर 1 3 की पावर 3। ठीक है ना? आप सभी बच्चे बताओ मुझे क्या रिक्वायरमेंट होती है इसमें? इसकी रिक्वायरमेंट होती है एचसीएफ निकलता कैसे है। एचसीएफ और एलसीएम में एक अंतर होता है साहब, वहां साफ साफ दिख रहा है। वहां तो मैं क्या ले रहा था, सबसे पहले कॉमन ले रहा था और सबसे अधिक पावर वाला ले रहा था, और बची हुई संख्याओं को भी मैंने बाहर लिखा था और बची हुई संख्याओं में भी वो उठाया था जिसकी सबसे ज्यादा पावर थी। और यहां दोस्तों देखो, यहां एक काम करना है, यहां केवल कॉमन उठाना है और सबसे कम पावर वाला उठाना है। आप सभी बताओ यहां कितना है? 2 की पावर 1 है,
यहां 2 की पावर 1 है और यहां भी 2 की पावर 1 है। इसका अर्थ तो दोस्त तीनों में कॉमन है, इसका अर्थ तो 2 की पावर 1 उठा लेंगे, सबसे कम वाली पावर उठानी है। अब बताओ 3 यहां भी है, पर दोस्तों 3 इसमें भी है और दोस्तों 3 इसमें भी है। बताओ 3 तीनों में है। आप सभी लोगों को सोचने वाली बात यह है, बताइए मुझे, 3 की पावर यहां 2 है, यहां 1 और वहां 3 है, तो कम वाली उठाओगे 3 की पावर 1 उठाओगे। अब बताइए 5 को उठाना चाहिए। आप सब लोग को सर 5 को उठाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 5 केवल मात्र 1 में ही है। 5 यदि तीनों में होता तो 5 हम उठाते। अब हल करो, ये क्या आएगा, सबने का 2 गुणा 3, सर ये तो आ जाएगा 6। अब बताओ एचसीएफ कितना आ गया दोस्तों, 6 आ गया। इस तरीके से काम आपको करना है। ये तो हमारा जो मेथड्स है, जो मेथड्स हम छोटी कक्षाओं में पढ़ा है, वो विधि हमने लगाई है सर यहां। और पहले ही हमें पता था दोस्तों कि बताइए सर ऐसी कौन सी संख्या है जो छोटी हो। देखो आपको बताया, इनको तीनों को बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, आप काट रहा है 6, देखो 6 18 को भी काट रहा है, 30 को भी काट रहा है और 54 को भी काट रहा है। इसका तो हमें पहले ही बच्चों को पता है कि एचसीएफ क्या आना है इसका, तो थोड़ा सा अनुमान आपको रखना है। मैं करने का विधि जरूरी भी है, पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्या है, डिवीजन मेथड्स, भाग विधि क्या होती है दोस्तों। संख्या क्या क्या है, 18, क्या है 30 और क्या है 54, ठीक है ना। अब आपसे इससे पूछा जाए सर आप बताओ इनका एचसीएफ आप कैसे निकालोगे, तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, ये मेथड्स क्या है, भाग विधि है। इसमें भाग कैसे दिया जाएगा, एक बात आप याद रखना, इसमें आप जो मर्जी उठा लो, 2 बड़ी बड़ी उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना है दोस्तों। अब आपको एक काम करना है, आप सब लोग जानते हो ये तो होता है भाज्य, और जो जिसका भाग दिया जाता है वो भाजक कहलाता है, और जितनी बार भाग जाता है वो आपका क्या कहलाता है, भागफल कहलाता है, बच जाता है वो शेषफल कहलाता है। सभी बताओ भाज्य तो कितना है, यहां 54 है, और भाजक कितना है 30। 30 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। कितनी बार जा रहा है इसका कोई महत्व नहीं है। कितना बच गया सब बच्चे बताओ, आप सब ने कहा सर यहां तो देखा जाए तो फिर 24 बच गया। अब दोस्तों जो शेषफल होता है वो आपका किसका काम करना शुरू कर देगा, भाजक का, और जो पिछला भाजक था वो आपका काम करने लग जाएगा भाज्य। अब बताओ 24 का भाग किस में देना है, 30 में, सही बात है। अब बताइए कितनी बार भाग जाएगा, सभी बच्चों ने कहा 1 बार जाएगा। सर कितना बचेगा बच्चों, आपने कहा सर 6 बच जाएगा। अब बताओ 6 का भाग किस में देना पड़ेगा, 24 में। आपने कहा सर पूरा पूरा गया, लास्ट में क्या बचा है, क्रॉस 0, कुछ नहीं बचा है। इसका अर्थ हुआ दोस्तों किसका भाग पूरा पूरा गया है, लास्ट में जाकर के 6 का भाग पूरा पूरा गया है। और जिस संख्या का लास्ट में पूरा पूरा भाग जा रहा हो, यदि वो बची हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे तो आपका क्या हो जाएगा, वो एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों। क्या 6 का भाग 18 में जा रहा है, सबने कहा सर यस जा रहा है सर, तो इसका अर्थ हुआ एचसीएफ दोस्तों कितना आ गया, यहां से 6 आ गया। कितना हो गया एचसीएफ, 6, ठीक है ना। लिखना चाहो तो लिख लीजिए। अंतिम 2 आपका क्या होता है, भाजक होता है। यदि वो बची हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे तो दोस्तों आपका वो क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो आपको पता चल गया अंतिम भाजक दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर रहा हो, तो यदि वो बची हुई संख्या को भी पूर्णतः विभाजित कर दे तो आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, वो एचसीएफ कहलाएगा। क्लियर है, आपके पास कितना आ गया, 6 आ गया है, उत्तर इसका 6 हो गया है। ये आपका है भाग विधि। और दोस्तों याद रखना है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं इसके एग्जाम्पल लेकर के आऊंगा बाद में पेपर में कुछ और। इसमें लंबी विधि, इसको बोलते हैं लंबी विधि, और कई बार कह देता है लंबी विधि द्वारा किसी संख्या में भाग देकर के आपको भाजक दे देगा और भागफल दे देगा, और आपसे पूछ लेगा सर बताओ वो संख्याएं क्या क्या है। तो इसलिए इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ प्रश्न भी आपके एग्जाम में आएगा और प्रश्न बनेगा भी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके सर, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला क्या है, अंतर विधि। आपने क्या पढ़ा है 18, आपने क्या पढ़ा है 30, और आपने क्या पढ़ा है 54। मैं सब बच्चों बात बताई मैंने बहुत देर पहले। बच्चों याद रखना है, सबसे कम अंतर उनको चेक करना है। सबसे कम अंतर है वो दोस्तों इन दोनों संख्याओं में है, 18 में और 30 में। कितना है, सबने कहा सर 12 है। आप बच्चों एक बात बताओ,
अब आपको कुछ नहीं करना है। 54, क्या आप ध्यान रखना अंतर बची हुई संख्या को काट रहा है क्या? सब ने कहा सर नहीं, बिल्कुल नहीं काट रहा है, कोई कटेगा नहीं, 54 में 12 भाग नहीं जा रहा है। अब बच्चों एक काम आपको करना है, यहां से देखा जाए तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 गुणा क्या हो जाएगा 6 लिख दूं। और अब मुझे बात बताओ, 2 का तो जाया ही जाएगा, इसका तो 6 का भाग भी जा रहा है, क्या 6 इसको काट रहा है 54 को? बिल्कुल काट रहा है सर। इसका तो दोस्तों यहां से देखा जाए, और आप ध्यान रखना इसमें फैक्टर की बात करें, जो लास्ट फैक्टर है इसका तो 2 तो छोटा हो गया, 2 से बड़ा क्या है 6 भी तो काट रहा है। क्योंकि एक बात बताओ 12 का फैक्टर क्या बनेगा 2 गुणा 6 बनेगा। अब बताओ 2 का भाग भी जा रहा है, 2 के साथ साथ किसका जा रहा है 6 का भी जा रहा है। इसका तो बड़ा आपको लेना है क्योंकि बात बड़ी की हुई है। इसका तो एचसीएफ निश्चित तौर पर क्या आ गया है 6 आ गया है। जवाब आपके पास आ रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि दोस्तों इस प्रकार की 2 फैक्टर अलग अलग हो, एक 3 आ जाए एक 5 आ जाए, दोनों का भाग जा रहा है 3 और 5, तो फिर हो जाएगा 5 3 15। पर यहां दोस्तों 2 का भाग तो 6 में इंक्लूड ही है 2, तो इसका तो 2 को काउंट नहीं करना है, क्या काउंट करना पड़ेगा 6 को काउंट करना। और अंतर कई बार मान लो यहां अंतर 6 होता और 6 54 को काट रहा है, तो फाइनली बात आपके पास आ जाती। तो इस तरीके से भी आप विधि लगा सकते हो और काम कर सकते हो। इसको भी मैं अच्छे से और समझाऊंगा आपको और अच्छा काम करूंगा इस पर भी। देखिए दोस्तों अब आगे। अब दोस्तों ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, को प्राइम नंबर क्षय भाज्य संख्या, ये आप ध्यान रखना दोस्तों। क्षय भाज्य संख्या क्या होती है, इन पर आप गौर से काम करना। क्षय भाज्य संख्या वो होती है जिनका एचसीएफ 1 हो। प्लीज आप याद रखना, जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 हो सहभाज्य संख्या कहलाती है। पर बेटा आप ऐसे याद रख लेना, यदि आपको कोई 2 संख्या दे रखी है और यदि वो एक पाड़े से नहीं कट रही है तो भी वो सहभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे आप सबने एग्जांपल लिया, मैं यहां से ले रहा हूं। आप कोई भी संख्या उठाओ, जैसे बच्चों आपने कहा सर 2 और 3 उठा लो। बच्चों मैंने 2 और 3 उठाया, क्या 2 और 3 एक पाड़े से कट रही हैं? बिल्कुल नहीं कट रही हैं सर। तो बेटा ये क्या कहलाएंगी सहभाज्य। क्या कहलाएंगी ये सहभाज्य कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी सह अभाज्य संख्या। क्लियर है, सह अभाज्य संख्या। दोस्तों आपने कहा सर 3 और 5 है, बिल्कुल सहभाज्य संख्या है। दोस्तों आप सब लोग समझ गए होंगे। आपने बच्चों कहा 4 और 6 है, आपने कहा सर यस ये सहभाज्य संख्या नहीं है, सह अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, थोड़ा सा गौर कर लो। आपको पता है 4 और 6 को 2 काट रहा है, और आपको पता है एक पाड़े से कटने वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए 4 और 6 क्या है सहभाज्य संख्या नहीं है। अब बच्चों आपने कहा सर 7 और 12 ले लो, बिल्कुल सहभाज्य संख्या 7 और 12 एक पाड़े से नहीं कट रही है, बिल्कुल सही बात है। आपने कहा सर 11 और 15 ले लो, बिल्कुल बच्चों सहभाज्य संख्या है। आपने कहा सर 22 ले लो और 27 ले लो, बेटा बिल्कुल सहभाज्य संख्या है। इसका अर्थ तो आज के बाद याद रखना है, सहभाज्य संख्या वो कहलाती हैं जिनका एचसीएफ क्या हो 1 हो। और आप ध्यान रखना अनुपात वाली संख्या भी क्या होती है सहभाज्य संख्या होती है। जैसे आपने लिखा 2:3 है, तो आप याद रखना 2:3 है, इसका अर्थ ये भी क्या है सहभाज्य संख्या है 2 और 3। इनका एचसीएफ भी क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। ये क्लियरिटी के साथ सुनना, क्या आना है एचसीएफ 1 आना है। हमारे हिसाब से मानने का एचसीएफ आया 1 अनुपात है, वो इनका क्या है एचसीएफ है दोस्तों। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे ये बेटा आपको याद रखना है साहब। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखना है, आप यहां से एचसीएफ आपके पास आ रहा है 1,
एक चीज है, मैं आपको और बता देता हूं, यहां कहीं संख्याओं के साथ बीच में आ जाए जीरो, आपको कोई कह दे 0 और 12 का एचसीएफ होगा, तो बच्चों आप याद रखना है, फिर आपका जवाब होगा अपरिभाषित। कभी भी एक संख्या 0 आ जाती है तो उनका एचसीएफ नहीं निकाला जाएगा, इसका तो फिर जवाब क्या देना पड़ेगा, अपरिभाषित। ये याद रखना है आपको, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ लोगे ना। आप याद रखना, कोई भी एक अंक 0 है तो आप इसका उत्तर क्या देकर क्या होगे, एचसीएफ हमेशा क्या होगा, अपरिभाषित संख्या होगी। ये क्लियरिटी के साथ आपको सुनना है और इन चीजों पर आपको विशेषतः ध्यान में रखना है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लोगे और कर भी लोगे। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बेटर से इस बात को समझ भी पा रहे हो। नेक्स्ट देखिए अगले क्या है। अब दोस्तों मैं अगला ले रहा हूं, प्रश्न आपके सामने है, दो लगातार प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती और महत्तम समावर्ती क्रमशः होगा क्या। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स की बात आप करें तो नेचुरल नंबर होता है बच्चों, आप सब लोग समझते हो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। एक सब बच्चे बात बताओ, यहां से देखा जाए, मैं यहां से क्लियर करूं। आपने कहा सर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यही तो आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। सही बात है। आप सब लोग बात बताओ, 2 उठाइए। आपने 2 और 3 उठा लिया। आप सारे लोगों को पता है जब 2 कोई रेगुलर ले लीजिए, और आप याद रखना सहभाज्य संख्या होती है, उनका एलसीएम होता है, वो होता है उनका गुणनफल। क्या होता है, उनका गुणनफल। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। इसका एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया दोस्तों। क्लियर है। और दोस्तों एचसीएफ, और एचसीएफ होगा वो 1 होगा। क्या होगा, हमेशा 1। ये याद रखना है। जैसे आपको कहते कोई भी, आप याद रखना सहभाज्य संख्या होती है, उनका यदि आपसे कभी निकालना हो एलसीएम तो दोनों का मल्टीपल होगा। और आपको पता है 2 लगातार आप उठा रहे हो, 2 लगातार संख्या उठाओगे तो उनका एलसीएम होता है वो हमेशा उनका मल्टीपल होता है, और एचसीएफ होता है वो हमेशा 1 होता है। कारण क्या है, वो संख्या क्या है, सहभाज्य संख्या है। सबसे पहले देखो उनका गुणनफल, एलसीएम है वो उनका गुणनफल, ये बात तो सत्य है, पर ये उनका अनुपात, ये बात गलत है। सही बात है। अगला उनका जोड़ 9 सर, ये बात गलत है, एलसीएम उनका जोड़ नहीं हो सकता। पहली संख्या 9 सर, ये बात भी गलत। अगले में जाइए, कह रहा है सर दूसरी संख्या 9, हो ही नहीं सकता सर दूसरी संख्या। कह रहा है सर पहली संख्या 9, गलत। दोस्तों आगे देखिए क्या है, उनका गुणनफल, यस सही है। और दोस्तों आगे कह रहा है संख्या 1, इसके साथ 1 लिख लेना प्लीज, ये उत्तर में नहीं लिखा हुआ है, तो संख्या आएगी 1। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सत्य होगा, डी ऑप्शन है वो आपका सत्य हो जाएगा। कोई बात नहीं है, कर लो, पता चल गया ना। वैसे देखा जाए, और ये आपके 3rd ग्रेड में पूछा गया है ये प्रश्न कि बताइए सर क्या होगा। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न को गलत करके आएंगे, तो आप सब लोगों को ये पता चल गया कि सहभाज्य संख्या होती है, उनका एलसीएम होता है वो तो उनका गुणनफल होता है, और एचसीएफ होता है वो हमेशा 1 होता है। तो संख्या क्या होगी, इसलिए उसका उत्तर दिया है, और एलसीएम होगा वो उनका गुणनफल होगा, और उत्तर एचसीएफ होगा वो 1 होगा, संख्या 1। ओके, यही जवाब है, और ये आपके 3rd ग्रेड में पूछा भी गया था प्रश्न। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ाइए दोस्तों। क्या है, अब आपको दे रखा है 30, 18 और 20 का एलसीएम क्या होगा। 30 और 18 का एलसीएम मैं निकाल करके आपको बच्चों दिखाऊंगा। तो आपको करना क्या है, सब बच्चों को बताया, आप अलग अलग विधि लगा सकते हो। जैसे यहां 30 है, और यहां क्या है 18 है, और यहां क्या है 20। अरे बोलिए ना, आप सारे बच्चे ध्यान रखना है। कई बच्चे तो ऐसे करेंगे सर हम उत्तर चेक कर लें क्या। सर आप उत्तर भी चेक कर सकते हो, पर उत्तर में ध्यान रखना है सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए वो। इस कार्ड तो सबसे पहले सबसे छोटे उत्तर में भाग देना है, पर याद रखना है इस गड़बड़ में भी मत आ जाना। इसमें एक ऑप्शन डाल रखा है, इनमें से कोई नहीं। इसलिए कई सियाने जो लोग बनेंगे ना, कई सोचे सर उत्तर से ही काम चला लें। चारों ऑप्शन साफ सुथरे लिखे हो तो उत्तर लगाना, फिर उत्तर से भी काम कर सकते हो आप। हाँ ये बात जरूर है, मैं आपके साथ हूं। आपको पता है 160 नहीं हो सकता, और मैं आपके साथ हूं 170 भी नहीं हो सकता,
क्यों कि 170 में भाग किसका नहीं जा रहा है? 30 का भी नहीं जा रहा है, और इसमें किसका नहीं जा रहा है? 18 का भी नहीं जा रहा है। अब मैं आपके साथ जा रहा हूं, आपसे पूछा जाए 180, यस हो सकता है 180। अब मैंने कहा था आप यहां पहाड़ा पढ़ना और बड़ी संख्या का, जैसे आपने इसमें देखा जाए, जैसे यहां है बच्चों है 30 है, सभी बचाओ 30 की टेबल क्या होगी? सबने कहा सर 30 हो जाएगा, 60 हो जाएगा सर, 90 हो जाएगा सर, 120 हो जाएगा सर, आपने कहा सर 150 हो जाएगा सर, और आपने कहा सर 180 हो जाएगा सर। सही बात है ना? अरे बोलिए ना, सही है। अब मुझे बताओ क्या 18 का भाग 30 में जा रहा है? 9। 60 में जा रहा है? 9। 90 में बिल्कुल जा रहा है 18 का भाग तो, पर दोस्तों 20 का भाग नहीं जा रहा है, 9। 120 में देखो 18 का नहीं जा रहा है पर 20 का जा रहा है। 150 में आपको पता है 20 का जा रहा है, 18 का नहीं जा रहा है, पर आपको पता चल गया होगा 180 में किस किस का भाग पूरा पूरा जा रहा है? आपने कहा सर 30 का भी जा रहा है, 18 का भी जा रहा है और 20 का भी जा रहा है। इसका तो आंसर क्या आ गया? 180 आ गया। और बच्चों ऐसे लिखना नहीं है, बच्चों की तरह के लिख करके आप काम करो, पहाड़ा पढ़िए डायरेक्ट। पता है 30 60 हो गया, नहीं जा रहा है 60 में, 18 का नहीं जा रहा है। 90 हो गया, 90 में 18 का जा रहा है पर 20 का नहीं जा रहा है। 120 में आपको पता है बच्चों 20 का जा रहा है पर 18 का नहीं जा रहा है। 150 में आप सब लोग समझते हो 18 का फिर नहीं जा रहा है, क्योंकि 18 का भाग किस किस में जाएगा? 90 में जाएगा या 180 में जाएगा। क्लियरिटी बात ये, जीरो वाली संख्या यही होती है 18 वाले में। अब आप सब बच्चों को पता चल गया, ये क्लियरिटी के साथ सोचना है। इसका अर्थ तो आपको क्या है? 180 वो संख्या होगी जिसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका अर्थ तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन है वो जायज है, और बी उत्तर आपका सही हो जाएगा सर। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट देखिए अगला। अगला क्या है? आप कह रहे हैं सर 24, 36 और 40 का आप लघुत्तम समावर्ती बताइए क्या होगा? 36 और 24 का आप निकालना चाहते हो, आराम से निकाल सकते हो दोस्तों। आपको पता है 120 में भाग नहीं जाता बिल्कुल भी, सही बात है। आप सब बच्चों को पता है इसमें किसका भाग नहीं जाएगा? मुझे पता है 240 में किसका भाग नहीं जा रहा है? 36 का नहीं जा रहा है, क्योंकि आप सब लोग समझते हो 36 का बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। यहां 12 से काटूंगा, देखो यहां ऊपर आ रहा है 20 और नीचे आ रहा है 6, नहीं जा रहा है, इसका तो 9 नहीं हो सकता। अब हमारा उत्तर क्या हो सकता है? 360, और हमारा उत्तर क्या हो सकता है? 480। आप सब बच्चे बताओ 24 का भाग दूं इसमें यहां, तो बताओ 24 का भाग दूंगा, क्योंकि इसमें 40 का भी भाग जा रहा है और 36 का जा रहा है। हमें चेक किसको करना है? 24 को। अब 24 से काटूंगा, 12 से काट लूं, पर 3 30 आ गया, नीचे 6 आ गया, इसका तो 360 में पूरा पूरा जा रहा है। इसका तो दोस्तों इसका एलसीएम क्या आ गया? 360 आ गया है, ठीक है ना? अब चेक भी करना चाहो कई विधियां आप लगा सकते हो सर, 24, 36 और आपके पास क्या है 40। कई बच्चों को ये आराम भी आता है इस तरीके से पढ़ने में, तो आप प्लीज मैं आपके तरीके से भी करवा देता हूं। क्या आएगा? 4 से 2 से काटा 20, 2 से काटा 6, 2 से काटा 9, 2 से काटा 10, फिर 2 से काटा आपने कहा सर 3, फिर 2 से काटा यहाँ 5, फिर मैं 3 से काटूंगा तो यहाँ आ गया 1, यहाँ 3 और यहाँ आ रहा है 5। अब दोस्तों बताओ फिर 3 का भाग दोगे, और वैसे अलग अलग बच रहा है साहब, क्यों भाग दे रहे हो आप? 5 से शुरू करिए, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 का दूना 180 और 180 का डबल करूंगा तो कितना होगा? 360 हो रहा है। इसका तो वापस भी एलसीएम कितना आ रहा है? 360 ही आ रहा है। और आपको सब मेथड्स आने चाहिए सर, और आपको ज्यादा सोचने का एग्जाम में समय नहीं होता है आपके पास कि यार हम सोचें फिर आप उत्तर दें। ऐसा करोगे तो फिर आप जवाब कैसे दे पाओगे यार? तो इससे बेटर है आप समझ करके पहले आपके जो भी आपको मेथड्स पता चले वही मेथड लगाइए और वो काम करिए आप। ठीक है, कर दोगे? ठीक है सर। दोस्तों आगे क्या है? 54 और 36 का आपको निकालना है एचसीएफ। अब बताओ एचसीएफ में जहां तक आपको सुझाव दूंगा कि बच्चों एक तो अंतर्विधि लगाना आप, जैसे 24 है, क्या है 36 है और 54। दोस्तों बताओ यहां अंतर है वो तो 12 का है, और यहां अंतर है वो 18 का है। सबसे कम अंतर किसमें है? 12 वाला है। अब 12 वाले को फैक्टर बनाओ तो आप क्या बना सकते हो? 2 गुणा 6, क्योंकि 12 का भाग 54 में जा नहीं रहा है। अब मुझे बताओ 2 का भाग, देखो 6 में भाग जा रहा है, उसमें 2 का जाएगा ही जाएगा। इसका तो दोस्तों इसमें बड़ा फैक्टर क्या है? 6 है, और 6 किसको काट रहा है? 54 को काट रहा है। इसका तो निश्चित तौर पर एचसीएफ कितना आ गया? आपके पास 6 आ गया है। क्लियर है? और यदि आप चाहते हो सर भाग विधि से करूं तो मैं कैसे करूं, तो मैं आपको सुझाव दे देता हूं, ऐसे कर देना। फिर आप बताओ 36 का भाग दोगे,
कितनी बार जाएगा? सब बच्चों ने कहा सर एक बार जाएगा। कितना बचेगा? 18। अब दोस्तों बताओ 18 का भाग किस में देना है आपको? 36 में देना है। बिल्कुल पूरा पूरा भाग चला गया है। अब आप बताइए लास्ट में किसका भाग पूरा पूरा गया है? सबने कहा सर 18 का पूरा पूरा भाग गया है। क्या दोस्तों 18 बची हुई संख्या को काट देगा पूर्णतः? काट रहा है क्या? आपने कहा सर नहीं काट रहा है। देखो लास्ट बचा क्या है यहां? आपने कहा सर 24 बच रहा है। इसका तो 18 24 को नहीं काट रहा है, तब 18 और 24 का आपको क्या लेना पड़ेगा? एचसीएफ लेना पड़ेगा। अरे बताओ 18 और 24 को कौन काट रहा है? सब बच्चों को पता है 6 ही तो काट रहा है। और वैसे हम यहां से पहचान लेंगे। 18 को क्या लिख दूंगा? 3 गुणा 6 लिख दूंगा। अब बताइए 6 तो किसके फैक्टर में है? 6 के फैक्टर में ऑलरेडी है। इसका तो 3 छोड़ दो, क्या बच गया? 6। 6 18 को काट रहा है, 24 को काट रहा है क्या? यस बिल्कुल काट रहा है सर। तो वापस उत्तर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इसका तो आप विधि अलग अलग लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहां से। ठीक है सर, आगे देखिए दोस्तों। अगला है 425 और 476 का महत्तम समावर्त्य क्या होगा? तो मैं भाग विधि से आपको करवा देता हूं इस प्रश्न को। सभी बच्चे बताओ कितना आ रहा है? 1 और यहां से आ रहा है 5, 51। अब दोस्तों 51 का भाग किस में देना है? सबने कहा सर इसमें देना है। अब मैं इसमें 8 से भाग दे दूंगा, 8 से ही कटेगा ये 8। सबने कहा सर 8 5 40, तो हो गया 408। सब बच्चों ने कहा ये बच गया सर 17, और यहां कितना बचा? 51, और 17 दिया 51 होता है। किसका भाग पूरा पूरा गया है? 17 का भाग लास्ट में जाकर के पूरा पूरा गया है। इसका तो दोस्तों एचसीएफ कितना आ जाएगा? 17 आपके पास आ रहा है। ये बात आप ध्यान रखना। और यहां मैंने किया क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये आपके थर्ड ग्रेड में पूछा गया है भैया ये प्रश्न। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं पेपरों में, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब बताओ कैसे किया है मैंने? पहले मैंने छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दिया, कितना बचा? 51 बचा। अब दोस्तों एक बात याद रखना है, अब शेषफल क्या आ गया मेरे पास? 51 आ गया। अब ये जो शेषफल है वो किसका काम करेगा? भाजक का काम करेगा। और जो आपका पिछला भाजक था वो अब भाज्य में बदल जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये बीच में लिखा होता है, ये भाज्य होता है। अब यहां भाज्य क्या हो जाएगा? 425 हो जाएगा। 425 उतार लिया। अब 425 में 51 का भाग दिया, कितना बचा? 17 बचा। अब ये 17 किसका काम करना शुरू कर देगा? भाजक का काम कर देगा। और पिछला जो भाजक था वो भाज्य में बदल जाएगा। पिछला भाजक क्या था? 51, 51 भाज्य बन गया है। अब 51 में 17 का भाग दो, 17 51 हो गया है। अब बताओ लास्ट में जाकर किसका भाग पूरा पूरा गया है? 17 का भाग पूरा पूरा गया है। इसलिए दोस्तों इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। उत्तर भी आपका 17 सही है। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ाइए। आप बताओ सर। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका एचसीएफ तो उत्तर दे करके दे सकते हो। अरे आप बताओ, भाग देना है और याद रखना एचसीएफ का अर्थ होता है बड़ी से बड़ी संख्या। सबसे बड़ी उत्तरों में देखो क्या है? 9 है, 18 है, 10 है, 6। सबने कहा सर 18 है। क्या 18 का भाग दोनों में पूरा पूरा जा रहा है क्या? देखो 18 चौका 72 होता है, 18 पंजू 90 होता है। सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपका एचसीएफ कितना आ गया? 18 आ गया। उत्तर आपका 18 हो जाएगा। हाँ, कई समझदार ऐसे भी बैठे होंगे, मुझे पक्का है क्लास में, गुरुजी नो को भी जावे। अरे बच्चों पढ़िए, परिभाषा क्या कहती है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को क्या करे? पूर्णतः विभाजित करे। साहब 9 से बड़ा 18 भी तो बैठा है। इसलिए याद रखना एचसीएफ जब उत्तर चेक करो तो आपको सबसे पहले बड़े उत्तर के साथ जाना है, सबसे पहले बड़ा उत्तर चेक करना। ठीक है ना? और ऐसे तो कई लोग ऐसे भी बैठे होंगे यार, 5-10% तो गुरुजी 6 भी तो उसके। अरे 6 भी हो सकता है, पर 6 होगा नहीं, क्योंकि 6 से बड़ा 9 है, और 9 से बड़ा कौन है? 18 है। 6 भी काट रहा है, 9 भी काट रहा है, और 18 भी काट रहा है। इसका अर्थ हुआ, परिभाषा कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या करे? पूर्णतः विभाजित करे। वो क्या कहलाता है? आपका एचसीएफ कहलाता है। तो बच्चों याद रखना, जब आपको उत्तरों से काम यदि आप कर रहे हो, एक्सपर्ट बन रहे हो, तो आप याद रखना, तो उत्तरों में एलसीएम की बात हो रही है तो छोटी से छोटी संख्या का भाग देना है, और एचसीएफ की बात हो रही है तो सबसे पहले बड़े उत्तर को सिलेक्ट करना है। पर आजकल एग्जामिनर बहुत समझदार है, उत्तर में नन ऑफ दीज भी डालना शुरू कर दिया है। जब नन ऑफ दीज दिया हो तो प्लीज आप उत्तरों का यूज मत करना, फंस जाओगे आप। और आजकल के पेपर पैटर्न भी ऐसा है कि वो आपको केवल खेल ही ऐसा खेलेगा आपके साथ जहां आपको फंसाया जाए, बस ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए। हाँ दोस्तों, 0 और 6 का महत्तम समावर्त्य कितना होगा? अरे दोस्तों मैंने कहा
जब कोई भी एक अंक 0 आ जाए वहां, तो याद रखना उनका महत्तम समावर्त्य क्या होता है, वो हमेशा अपरिभाषित होता है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा इसका, अपरिभाषित। इसका अर्थ तो 9, कोई हल नहीं किया जाएगा इसका। उत्तर आ गया है परिभाषित, यह आपका पूछ लिया गया है, डी ऑप्शन सही होगा। अब 0 कितनी संख्या हो कोई महत्व नहीं है, यदि एक अंक 0 आ गया है तो बाकी संख्याओं को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आपका जवाब क्या होगा, अपरिभाषित होगा। और मुझे पता है कई लोग डालिए ना तो कई लोग 0 के साथ भी चले जाएंगे कि साहब 0 गया है, तो 9, तो उत्तर क्या देना है, हमेशा अपरिभाषित संख्या। हां दोस्तों, आगे क्या कह रहा है, 48, 90 और 120 का महत्तम समावर्त्य क्या होगा बच्चों, बताइए। बच्चों 48, 90 और 120 का महत्तम समावर्त्य के बारे में बात करूं, मैं आपके मामले में ही जाता हूं, आपके साथ ही जाता हूं, मैं आपके उत्तरों पर ही जाता हूं। देखो उत्तर क्या है यहां से देखा जाए तो एक बार तो मैं भाग विधि से करवा देता हूं। मुझे पता है आपको कई बच्चों के वो दिमाग में अभी बैठी होगी, सर उसी से 1-2 उदाहरण और करवाओ आप। तो मैं 90 से करो, बोलो सभी बच्चे 90, कितना बचेगा 30, और 30 का भाग किस में जा रहा है बच्चों, आपने किस में देना है, 90 में। यस, पूरा पूरा जा रहा है साहब। तो बताओ अब क्या बच गया है आपके पास, सब बच्चों ने कहा सर 30 बच गया है। बच्चों अब 30 का और किसका लेना पड़ेगा, 48 का आपको लेना पड़ेगा। तो आप अपनी तरफ से फैक्टर करिए, तो मैं आपको सुझाव दूंगा, आपने 30 के फैक्टर किए तो मेरे हिसाब से आपने कर दिया 5 गुणा 6, सही बात है। 5 का भाग जा रहा है क्या 48 में, आपने कहा सर नहीं जा रहा है, किसका जा रहा है, केवल 6 का जा रहा है, 6 का भाग जा रहा है ना। इसका तो दोस्तों ऐसी अब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपने 9 नहीं हो सकता क्योंकि 9 का भाग 48 में नहीं जा रहा है, 8 नहीं हो सकता क्योंकि 90 में नहीं जा रहा है, 12 का नहीं हो सकता क्योंकि 90 में नहीं जा रहा है। लास्ट ऑप्शन अपना आप ही उत्तर हो जाएगा साहब, डी ऑप्शन सही है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये भी महत्तम समावर्त्य आसानी से आप निकाल सकते हो। कैसे, आपको ये पता है, मैंने बहुत बार बताया, महत्तम समावर्त्य मतलब होता है दोस्तों पहले 4 का, 6 का और 8 का महत्तम समावर्त्य लेना होगा। बताइए 4, 6 और 8 को छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्णतः विभाजित कर दे। उत्तरों के हिसाब से देखा जाए तो 2 है, तो 2 ही आएगा दोस्तों। अब आपको क्या करना होता है, महत्तम समावर्त्य में कॉमन होना चाहिए और सबसे कम पावर लेना है। देखो a की पावर 2 यहां है, a की पावर 2 यहां है, a की पावर 3 यहां है, तो क्या लेनी पड़ेगी, a की पावर 2। अगले जाइए b, देखो b यहां भी है, b यहां भी है और b यहां भी है, और b की कम से कम पावर क्या है, 1 लेंगे दोस्तों। c यहां भी है, c यहां भी है और c यहां भी है, और c की कम से कम पावर क्या है, 1। तो दोस्तों ये क्या बनेगा, 2, a की पावर 2, b और c। जिस बच्चे ने ये उत्तर किया है वो बिल्कुल जायज उत्तर सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका जवाब सही होगा। बी के साथ मैं आपके साथ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप बात होती है यहां एलसीएम की, तो दोस्तों 4 का और 6 का और 8 का एलसीएम फिर 24 हो जाता। फिर आपका एलसीएम यदि आप निकालते इसका तो आपका होता 24, ये तो आता 24, क्योंकि आपने सबको पता है 4 का, 6 का और 8 का एलसीएम आएगा 24। अब आपको लेना है कॉमन और सबसे बड़ी पावर, और बचे हुए भी आपको लेना है यदि बचे तो। अब बताओ 2 की पावर यहां 2 है, a की पावर 2 और यहां 3 है, तो a की पावर 3 हो जाएगी। आप बताओ b की पावर 2 है, b की पावर 3 है और b की पावर 1 है, तो b की पावर 3 हो जाएगी। यहां c की पावर 2 है, c की पावर 1 है, c की पावर 3 है, तो c की पावर क्या लेनी पड़ेगी, 3। दोस्तों इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, 24, a क्यूब, b क्यूब और c क्यूब। और मान लो एक ऑप्शन में डी और होता तो यहां डी उठा करके और लगाते थे इसके साथ, तो फिर बन जाता है a क्यूब, b क्यूब, c क्यूब और साथ में और आ जाती है डी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप दोनों की बातें बहुत अच्छे से समझना है, एग्जामिनर इस टाइप की बातें पूछी जा सकती है आपसे, ये क्लियरिटी के साथ सुनना भी है। आगे देखिए दोस्तों क्या है, इसका भी आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है साहब। आप देखो चेक करो, यहां देखो 2 की पावर 4, यहां भी 2 की पावर 3। दोस्तों यहां 2 है ही नहीं, 2 नहीं है ना, इसका तो 2 को तो नहीं उठाया जा सकता। क्लियर है। अब देखो 3, यहां 3 की पावर 2, यहां 3 की पावर 3 और यहां 3 की पावर 1, तो बताओ क्या उठाना पड़ेगा, 3 की पावर 1 मल्टीपल। यहां बताओ 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, क्या उठाना पड़ेगा, 5 की पावर 1। दोस्तों बताओ यहां 7 की पावर 1, यहां 7 की पावर 2
और यहाँ 7 की पावर 1, क्या उठाना पड़ेगा 7 की पावर 1। दोस्तों बताओ, अब आगे उठा नहीं सकते, कुछ बचा ही नहीं है, इसका तो आगे लेने की आवश्यकता है नहीं आपको, तो मैं इसको यहाँ से ड्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि 11 नहीं उठा सकते, 2 भी नहीं उठा सकते आप। तो बताइए क्या बच गया, 3 गुणा 5 गुणा 7, तो 15 7 कितना हो गया 105। तो इसका तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है। अब आप है ना एक बात और सोचना यहां से, क्या सोचोगे भैया, अब आपको एक बात सोचो, अब मान लो आपको एलसीएम पूछा जाता कि सर एलसीएम बताओ, तो बच्चों 2 की पावर हम 4 उठाते, पहले तो 3 3 वाले ये सारे उठा लेते अधिकतम पावर वाले, फिर 2 की पावर 4 उठाते, फिर 7 की पावर आपको पता है 7 तो था सब में उठा रखा है मैंने, 2 उठाते अधिकतम पावर उठाते और 11 भी उठाते, सबका मल्टीपल करके हल करते तो आपके पास आ जाता दोस्तों। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों अगला प्रश्न आपके पास ये है, देखो यहां मैथ से दे रखा है 408 1032, अब आगे लिखा है 1032x माइनस 408। अब दोस्तों एक बात सोचना है, मैं इस बात को आगे नेक्स्ट क्लास आपको जैसे ही लूंगा, मैं आपको इस एग्जाम्पल को हल करवाऊंगा एक एक करके, तो आप प्लीज़ नेक्स्ट क्लास में इसके साथ पढ़ेंगे, क्योंकि आज को पता है इस क्लास को बहुत आगे लेकर के गए हैं। वैसे ये प्रश्न आसान भी है, हम बहुत इजी वे में आप काम कर सकते हैं, यदि आप कर सकते हो तो आपके पास स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्लास का पहला प्रश्न यही होगा, इस प्रश्न से मैं स्टार्ट करूंगा दोस्तों, ये बात विशेषता आपको याद रखना है, ठीक है। और अब देखो दोस्तों, आपको पता है ये क्लास को आप बहुत प्यार से और ढंग से पढ़ लेना। यदि आपने इस क्लास को ढंग से पढ़ा है, क्योंकि ये आपका बेस है, मैंने इस क्लास में आपको बेसिक चीज़ें पढ़ाने का प्रयास किया है ताकि आप आगे के एग्जाम में अच्छा काम करो। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर मिलेंगे और अगली क्लास में बड़े जोश और के साथ मिलेंगे, और फिर हम प्रश्न हल करेंगे, इस टॉपिक के प्रश्न कैसे कैसे आएंगे एग्जाम में, तो सब बातों पर बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास के साथ एक बार फिर मिलेंगे। ओके।